हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम जो 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर भी हमने विश्व की प्रमुख जनजातियाँ के बारे में पढ़ा और देखा कि विश्व की कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं। और फिर हमने देखा कि विश्व की हम 4 प्रमुख जनजातियों का अध्ययन है वो इस टॉपिक में करेंगे। पहली थी एस्किमो, दूसरी थी बुशमैन, तीसरी नागा और चौथी भील। इन सब का हम इस वीडियो के अंदर विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। फिर हमने एस्किमो जनजाति की अध्ययन के साथ इस टॉपिक को शुरू किया था और हमने देखा एस्किमो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाले। क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाले। फिर हमने देखा एस्किमो की प्रजाति कौन सी थी, मंगोल प्रजाति। कौन सी? मंगोल प्रजाति। फिर हमने देखा कि एस्किमो के जो निवास क्षेत्र हैं वो आर्कटिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये कनाडा, जो उत्तरी कनाडा उसके अंदर, अलास्का, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया के अंदर ये लोग निवास करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इनके जो एस्किमो क्षेत्र की जो वनस्पति है उसमें हमने देखा शैवाल, काई, लाइकेन और रंग बिरंगे फूल। फिर प्राणी जात के बारे में देखा, उसके हमने देखा व्हेल मछली, सील मछली, वालरस और इसके अलावा और बहुत सारे स्थलीय जीव हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर अगला जो टॉपिक था वो था उनकी आर्थिक क्रियाओं पर। क्या था? आर्थिक क्रिया। उन आर्थिक क्रियाओं में से हमने पहली आर्थिक क्रिया क्या थी? आखेट। क्या थी? आखेट। फिर आखेट को हमने 2 भागों में पढ़े, शीतकालीन आखेट और वसंतकालीन आखेट। पहला था शीतकालीन, दूसरा वसंतकालीन। फिर शीतकालीन आखेट को हमने 2 भाग और पढ़े, मऊपाक और इतुरपाक। मऊपाक और इतुरपाक। मऊपाक का अर्थ भी क्या पढ़ा था हमने? प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना होता है। इसमें एक छिद्र होता है और उसके अंदर कोई भी मछली आती है उसका शिकार किया जाता है। इतुरपाक के अंदर 2 छिद्र होते हैं और 2 छिद्र में एक छिद्र पर एस्किमो द्वारा चारा डाला जाता है और दूसरे पर वो एस्किमो हार्पून हथियार लिए तैयार रहता है शिकार करने के लिए। जैसे संकेत मिलता है वो शिकार कर लेता है। फिर में हमने पढ़ा सील मछली का उपयोग किस में होता है, सील मछली से हमें कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वसंतकालीन आखेट जो मार्च के महीनों में शुरू होता है और उसके अंदर एक सवाल भी आया था, उत्तोक क्या है? उत्तोक क्या है? तो वसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं? उत्तोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोक कहते हैं। फिर हमने एस्किमो के जब पूरे आखेट को पढ़ा, आखेट के बाद हमने देखा भोजन। एस्किमो लोग जो भोजन है वो मुख्य रूप से कच्चे मांस के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में करते हैं? कच्चे मांस के रूप में। फिर हमने उनके लिए थे वस्त्र। क्या लिए थे? वस्त्र। जो हम देखते हैं कि वस्त्र के अंदर हमने देखा कि एस्किमो लोगों के जो वस्त्र हैं वो किसकी खाद से बनाए जाते हैं, तो हमने देखा कैरिबो की खाद से। क्यों? कि वो एक तो हल्की होती है और गर्म होती है। फिर हमने वस्त्र में देखा एस्किमो के अंदर वस्त्र बनाने का काम किसका होता है? वो स्त्रियों या औरतों का होता है। फिर हमने देखा एस्किमो लोगों के द्वारा जो बहावदार जो वस्त्र पहनते हैं उसे तीमियाक कहते हैं। क्या कहते हैं? तीमियाक। तो तीमियाक क्या है? तो एस्किमो लोगों द्वारा बहावदार जो वस्त्र पहने जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? तीमियाक कहा जाता है। फिर हमने देखा अनुहाक क्या है? तो तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र क्या होते हैं? अनुहाक। तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र क्या होते हैं? अनुहाक कहलाते हैं। फिर कार्मिक या मुक्लुकस जो जूते थे उसके बारे में पढ़ा। कार्मिक या मुक्लुकस क्या है? तो सीधे सीधे एस्किमो लोगों के जो
सील मछली के बने हुए खाल से जो जूते होते थे उसी को कार्मिक या मुखलुकस कहा जाता था। क्या कहते थे? कार्मिक या मुखलुकस। फिर हमने इन सारे बिंदु को पढ़ने के बाद हमने क्या कौन सा बिंदु लिया था? उनके प्रमुख यंत्र। क्या थे? प्रमुख यंत्र। प्रमुख यंत्र की जब बात आई तो इसके अंदर प्रमुख यंत्र के बारे में सबसे पहले था कयाक, उमियाक, हार्पून और स्लेज। कयाक वसंतकालीन आखेट के दौरान इसका प्रयोग किया जाता था और उमियाक व्हेल मछली के शिकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। हार्पून एक बालानुमा हथियार होता था जिनके उपयोग किसी जीव को मारने के लिए करते थे। स्लेज एक पहिए गाड़ी थी जिसका उपयोग वे परिवहन के लिए करते थे। इसको खींचने के लिए कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग होता था। ये सब बिंदु हम किस में पढ़े थे? हमने पिछले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन के रूप में हमने आपको बताए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समाज और संस्कृति। एस्किमो लोगों का समाज कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनके बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। एस्किमो लोगों की व्यवहार के रूप में भी पढ़ेंगे, वो किस तरह होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। समाज और संस्कृति टॉपिक को अपन लेते हैं। पहला बिंदु, ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। देखो, ये बड़े समूह में नहीं रहते बल्कि कैसे रहते हैं? छोटे छोटे समूह के अंदर रहते हैं। ज्यादा कोई उचित रूप में इनका रहने का निवास स्थान नहीं होता है। इसका जीवन घुमक्कड़ होता है। कैसा होता है जीवन? घुमक्कड़। ये कभी किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से घर बनाकर कभी नहीं रहते, वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर एक गाड़िया लोहार जाति होती है। कौन सी लोहार? गाड़िया लोहार। वो क्या होते हैं? कभी स्थायी नहीं रहते हैं, अपना गांव के आधार पर उनका स्थान बदलता रहता है। कभी एक महीने इस गांव में काम किया, दूसरा महीना अगले गांव में, तीसरा महीना अगले गांव, इस तरह वो स्थान बदल बदल कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उसी प्रकार जो एस्किमो लोग हैं उनका भी जीवन कैसा है? घुमक्कड़ है। कैसा है? घुमक्कड़ है। अगला बिंदु, ये लोग आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। इनका रहने का तरीका, इनका खान पान, इनकी बोली और इनके समाज को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इनकी कोई निश्चित संस्कृति या भाषा नहीं है। और ये अपना रहने का जो तरीका है पूर्ण रूप से आदिम होता है, सीधा ही प्रकृति से जुड़ा होता है और प्रकृति से जुड़े हुए रूप में ही वो काम करते हैं। एस्किमो समाज पितृवंशी समाज है। और एस्किमो जो समाज है वो कैसा समाज है? पितृवंशी समाज है। पितृवंशी समाज का मतलब होता है बच्चों, मृत्यु के उपरांत पिता की संपत्ति उस पुत्र की हो जाना, या पिता का जो अधिकार है वो उसके ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त हो जाना। ये पितृ प्रधान संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति भी एक ऐसी ही संस्कृति है जिसमें मृत्यु के बाद जो भी उसकी पिता की परिसंपत्ति होती है उस पर पूरा का पूरा अधिकार उस बेटे का हो जाता है। जो ज्येष्ठ पुत्र होता है या वर्तमान में देखे जाए जितने बेटे होते हैं उनके बराबर बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन भारत सरकार के कुछ कानून बनाए गए जिसमें बेटियों को भी समान रूप से अधिकार दिया गया है। बेटियों को भी क्या दिया गया है? समान। आज अपने समाज के अंदर देखते हैं भारतीय समाज में तो बेटी और बेटे को दोनों को क्या माना गया है? समान माना गया है। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं माना गया है। और हमारा संविधान, हमारी संस्कृति हमें बताती है कि लड़का लड़की में कोई प्रकार का भेद नहीं होता। इसलिए हमारी संपत्ति पर और हमारी हर प्रवृत्ति पर लड़का लड़की को एक समान अधिकार मिले हैं। लेकिन एस्किमो के अंदर जो समाज है वो किस रूप में पाया गया? पितृवंशी समाज के रूप में पाया गया। मतलब पिता की मृत्यु के उपरांत जो भी संपत्ति होती है उस बेटे को दे दी जाती है। एस्किमो में वो पत्नी प्रथा भी प्रचलित है। एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो एक से अधिक शादी कर सकते हैं या एक से अधिक अपनी पत्नियां रख सकते हैं। वैसे देखो बच्चों, एस्किमो के अंदर कोई निश्चित कानून नहीं बना हुआ है जिसके माध्यम से ये निश्चित हो सके कि उनको एक ही पत्नी रखनी है, बल्कि एस्किमो के अंदर बहुपत्नी प्रथा का रिवाज चलता है। यदि भारतीय संस्कृति में देखते हैं बच्चों तो हम हिंदू संस्कृति में एक से अधिक पत्नियां नहीं रख सकते हैं। मुस्लिम संस्कृति में रख सकते हैं लेकिन हिंदू संस्कृति में नहीं रख सकते हैं। यदि अपन को दूसरी किसी औरत या लड़की से शादी करनी होती है तो पहली पत्नी को क्या कर देना पड़ता है? तलाक देना पड़ता है। यदि एक पत्नी की होते हुए दूसरी की शादी हिंदू संस्कृति में नहीं होती है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति
जो बहुपत्नी की प्रवृत्ति है सिर्फ कहाँ पाई गई है, एस्किमो के अंदर पाई गई है, जिसमें एक से ज्यादा पत्नी रखने की इजाजत या छूट दी गई है। एस्किमो लोग ग्रीष्म काल में कई उत्सव और समारोह मनाते हैं। देखो सर्दियों के अंदर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, इसलिए उनको उत्सव और समारोह मनाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन गर्मियों के अंदर कुछ समय मिलता है, उस समय वो क्या बनाते हैं, उत्सव और त्योहार, क्योंकि थोड़ा बहुत समय वही मिलता है जिसके अंदर वो आराम से कोई कार्य कर सके। एस्किमो लोग जादू टोना पर विश्वास करते हैं। किस पर करते हैं, अंधविश्वासी बहुत ज्यादा होते हैं। ये कैसे होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए जादू टोना पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। भारतीय समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी, तो क्या है, जादू टोना और अंधविश्वास पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, जिसके कारण काफी बार उनको आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से काफी बार हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रथा है जिससे हर समाज का विनाश होता है। चाहे वो कोई भी समाज हो, उसका क्या होता है, विनाश होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। एस्किमो लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। एस्किमो लोगों की भाषा कौन सी है, एल्यूट। कौन सी है, एल्यूट। याद रखना, एस्किमो लोगों की प्रमुख भाषा कौन सी है, एल्यूट भाषा। प्रजाति पूछता है तो मंगोल प्रजाति। प्रजाति कौन सी इनकी, मंगोल। तो याद रखना, एस्किमो की भाषा एल्यूट और प्रजाति मंगोल, याद रखना। एस्किमो लोग कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते। और जब एस्किमो लोग क्षेत्र के अंदर जब भयंकर सर्दी पड़ती है, भयंकर बर्फ पड़ती है, और उस समय भोजन को इकट्ठा करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। ज्यादा सर्दी के कारण भोजन इकट्ठा करना क्या होता है, मुश्किल होता है, और भोजन की क्या हो जाती है, कमी। और उस समय क्या होते हैं, जो एस्किमो जो लोग बूढ़े होते हैं, जो किसी कारण या किसी प्रकार से अपंग होते हैं, किसी प्रकार का कार्य नहीं करने लायक होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। भोजन की कमी के कारण क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं, कि उनको लगता है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर सारे काम कर लिए हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको इस भोजन की ज्यादा जरूरत है, हमें इनकी जरूरत नहीं, इसलिए वो अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, और अपने बच्चों के लिए वो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए ये सारी क्रिया करते हैं। अब वातावरण समायोजन। देखो एस्किमो लोग इस प्रकार की कठोर जलवायु होने के बावजूद किस तरह अपने जीवन निर्वाह को करते हैं, किस तरह अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल पाए हैं, वो सब इस वातावरण समायोजन के कारण ही हुआ है। क्योंकि एस्किमो लोग चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी बर्फ पड़े, फिर भी वहां पर घुमक कर जीवन बिताते हैं, जीवन यापन करते हैं, और विभिन्न प्रकार की आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो भी करते हैं। तो किस तरह वातावरण समायोजन एस्किमो में देखने को मिला है, वो इस टॉपिक के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु लेते हैं, एस्किमो लोग सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में एस्किमो जनजाति के में वातावरण समायोजन की दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एस्किमो जो लोग हैं उसके अंदर देखें तो एस्किमो लोगों के अंदर मानव जीवन की कल्पना से परे हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसे क्षेत्र में हम रह सकते हैं। उन क्षेत्रों में वो रह रहे हैं, इतनी बर्फ, इतनी ठंड, जहाँ कोई प्रकार की सुविधा नहीं, फिर भी वो अपने जीवन निर्वाह करें, ऐसी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। और जलवायु कैसी है, वो भी कठोर है। वो एस्किमो लोग उस प्रकार की कठोर जलवायु में अपने आप को किस प्रकार संयोजन करें, किस तरह समायोजन करें, फिर भी जीवन निर्वाह करें, ये एक उनकी दक्षता ही वातावरण समायोजन का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक शब्द आया बच्चों, जलवायु। काफी बार आपके जब प्रायोगिक परीक्षा होगी, उसके अंदर मौखिक परीक्षा होती है, उसके अंदर ये टॉपिक पूछा भी जाता है कि जलवायु क्या है, क्योंकि ये तो टॉपिक तो इलॉन्ग का है, लेकिन टॉपिक के अंदर भी काफी बार वाइवा पूछ लिया जाता कि जलवायु होती क्या है। तो जलवायु की परिभाषा पूछते हैं तो देखो, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जलवायु। क्या कहलाता है,
जलवायु। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दिशाओं में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जलवायु। ये है हमारी जलवायु की परिभाषा। अब अगला बिंदु लेते हैं, एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवास बनाते हैं। एस्किमो जो लोग हैं हिम के जो पत्थर बनाकर उनसे क्या जाता है? हिम निवास बनाते हैं। और एस्किमो लोग जो हिम के पत्थर का प्रयोग करके हिम निवास बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। तो इग्लू क्या होता है? तो एस्किमो लोगों द्वारा बर्फ के जो मकान बनाए जाते हैं शीतकाल में उसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों का काम लेते हैं। और स्लेज गाड़ी होती है पहिया विहीन गाड़ी जिसे रेनडियर कुत्ते खींचते हैं। कौन खींचते हैं? रेनडियर कुत्ते। उसको बनाने के लिए किसकी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है? वालरस, सी लोयन। वालरस का दूसरा नाम क्या है? सी लोयन। सी लोयन की हड्डियां हैं, उनका प्रयोग किसका बनाने में करते हैं? स्लेज गाड़ी को बनाने में इसका प्रयोग में लाया जाता है। अगला बिंदु, हिम झंझाओ। हिम झंझाओ का मतलब बर्फ के तूफान। हिम झंझाओ का अर्थ होता है बर्फ के तूफान। वह हिम और सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आंखों को बचाने के लिए ये कवच का उपयोग करते हैं। देखो बच्चों, जब तेज गति से बर्फ की आंधियां चलती है, जब तेज गति से बर्फ की आंधियां चलती हैं या फिर तेज गति से सूर्य का प्रकाश उन बर्फ पर पड़ने से रिफ्लेक्शन के दौरान आंखों पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण वो अपनी आंखों को बचाने के लिए किसका प्रयोग करता है? हिम कवच का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? कवच का, जिसके कारण वो बर्फ उनकी आंखों में ना जाए, उनके प्रकाश उनकी आंखों पर ना पड़े, उनकी आंखों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए इस प्रकार का वो कवच का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो हमारा जो बिंदु होगा बच्चों, वो एस्किमो के आधुनिक समाज और संस्कृति किस प्रकार संपर्क में आया और आधुनिक समाज और संस्कृति में संपर्क में आ जाने से एस्किमो लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और उस किस तरह अपने जीवन को सुधार पाए, उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि अपन एस्किमो लोगों की आधुनिक संस्कृति के संपर्क के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसके जीवन के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा जो उनके एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में जाना जाएगा। यदि हम आधुनिक संस्कृति के संपर्क में पहला बिंदु लेते हैं, एकांकी दूरी प्रदेशों में रहने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपीय और अमेरिकी लोगों के साथ संपर्क बढ़ा। देखो, एकांकी दूरी प्रदेशों में रहने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है? एस्किमो। कौन सी है? एस्किमो। और उनका जो संपर्क है कब यूरोपीय अमेरिका से साथ बढ़ा? 1960 के अंदर। 1960 के अंदर यूरोपीय और अमेरिकी लोगों का जो संबंध है वो किसके साथ बढ़ा था? एस्किमो लोगों के साथ बढ़ा था। ये लोग हार्पून के स्थान पर आग्नेय अस्त्रों, बंदूकों आदि का प्रयोग करने, और ये लोग जो हथियार था कौन सा? हार्पून। हार्पून आपको मैंने बताया भी है कि हार्पून एक भालानुमा हथियार है जिसका उपयोग जीवों के शिकार के लिए किया जाता है। और उनके पीछे क्या बसनी होती थी? रस्सी होती थी, क्योंकि जब वो भाला ऐसे फेंका जाता था, जब वो दूर जाने पर वापस उसको खींचने के लिए या पकड़ने के लिए वो रस्सी का प्रयोग करते थे। तो पहले जो हार्पून हथियार था उसके स्थान पर अब क्या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, बंदूकों का प्रयोग करने लगे। अब उनके जीवन में और भी उन्हें सुधार हुआ। देखो, पहले हार्पून का प्रयोग करते थे, अब उनके जीवन में क्या सुधार आया? वो आग्नेय अस्त्र और बंदूकों का क्या करने लगे? प्रयोग करने लगे। तो आग्नेय अस्त्र और बंदूकों के प्रयोग के माध्यम से वो शिकार करने लगे। ये लोग कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग करते हैं। और ये लोग जो कयाक के स्थान पर कौन से मोटर चालित नाव, कयाक क्या है? तो सील मछली के खाल से बनी हुई नाव को क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं, जो बसंतकालीन आर्केड के रूप में इसका प्रयोग होता है। और ऊमिया की बात आती है तो व्हेल मछली के शिकार के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो नाव होती है उसी को कहते हैं ऊमिया। तो कयाक जो स्थान के स्थान पर कौन सी मोटर चालित जो नाव है उसका प्रयोग होने लग गया, और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग होने लगा। स्लेज क्या है? तो याद रखना, स्लेज एक पहिया विहीन गाड़ी है जिसको कुत्ते व रेंडियर द्वारा खींचे जाते हैं। याद रखना, स्लेज एक पहिया विहीन गाड़ी है जिसे
कुत्ते और रेंडियर के द्वारा क्या होते हैं, खींचे जाते हैं। और अब स्लेज के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है, स्नो स्कूटर का प्रयोग होने लगा है। फर समूर मतलब भालू की खाल है, फर समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से उनके पहनावे और रहन सहन की विधियों में बदलाव आया। और फर और समूर की उन खालों को मार्केट में बेचने लगे और उनसे क्या मिलने लगे, पैसा। और पैसे से वो क्या करने लगे, अपने वेशभूषा के लिए कपड़े खरीदने लगे, जिससे उनकी आधुनिक संस्कृति के कपड़े खरीदे, जिससे उनका पहनावे में क्या आ गया, परिवर्तन आ गए। एक शब्द आया है व्यापार। कौन सा शब्द आया, व्यापार। व्यापार क्या है, तो व्यापार की यदि आपको परिभाषा पूछे तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सी परिभाषा है कि व्यक्तियों द्वारा आयात व निर्यात करना। व्यक्तियों द्वारा आयात व निर्यात करना क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। व्यापार दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आंतरिक भाग में किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, किसी राष्ट्र के आंतरिक भाग में किया जाने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और राष्ट्रीय व्यापार को बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, और दूसरा है अंतरराज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय का मतलब होता है किसी एक ही राज्य के आंतरिक भाग में किया जाने वाला व्यापार। किसी देश के एक राज्य के अंदर ही किया जाने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय किसी देश के एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य किया जाने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे अपन राजस्थान के अंदर जोधपुर से जयपुर के बीच व्यापार हुआ तो वो अंतर्राज्यीय ही हुआ, क्योंकि जोधपुर और जयपुर दोनों ही राजस्थान के अंदर स्थित हैं। अंतर्राज्य की बात करें तो राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में व्यापार होता है तो वो कौन सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय व्यापार होता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य किया जाने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला, अमेरिकी सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधा के बढ़ने व भरण पोषण का सरल होने से एस्किमो लोगों के जीवन की जनसंख्या कनाडा और अलास्का में निरंतर बढ़ने लगी। और जब 1960 में अमेरिकी लोगों से इनका संपर्क बढ़ा तो अमेरिकी सरकार ने इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके भरण पोषण के लिए बहुत सारी सुविधा उपलब्ध करा दी, जिसके कारण उनकी संख्या जहाँ कनाडा और अलास्का में थी वो निरंतर बढ़ने लग गई। तो अमेरिकी सरकार के सहयोग के कारण कनाडा और अमेरिका में अलास्का और कनाडा के अंदर इनकी जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ती होने लगी। एक शब्द आया है जनसंख्या। कौन सा शब्द है, जनसंख्या। देखो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, जनसंख्या है। और जनसंख्या जो चैप्टर है वो क्लास 12 का 3rd नंबर चैप्टर है, जिसमें जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनांक संक्रमण क्या है, जनसंगठन क्या है, लिंग अनुपात क्या है, इन सब टॉपिक के बारे में हम विश्लेषण के साथ लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे और जनसंख्या का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो अमेरिकी सरकार के सहयोग से उन क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी, खाने पीने के लिए, भरण पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व थे वो उनको प्राप्त होने लगे, जिसके कारण कनाडा और अलास्का में एस्किम लोगों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। इस तरह बच्चों आपने देखा कि
कि एस्किमो लोगों का आधुनिक सांस्कृतिक संपर्क होने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और उसमें क्या परिवर्तन आए उनको देखा। तो इस वीडियो के अंदर आपने बच्चों एस्किमो लोगों की जो सामाजिक संस्कृति है उसके बारे में पढ़ा और एस्किमो लोगों की जो आधुनिक संस्कृति जो संपर्क है उसके बारे में पढ़ा और किस तरह उनके जीवन में सुधार हुआ उसके बारे में पढ़ा। और इस टॉपिक के अंदर आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन क्या बने थे उसके बारे में मैंने आपको बताया है और कितने नंबर का क्वेश्चन इस कौन से टॉपिक से उठ सकता है कि एक नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है, उनके आधुनिक जीवन के संपर्क पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह वो रहने लगे, उनकी वातावरण के साथ किस प्रकार का समायोजन था, उनकी वेशभूषा क्या है, उनका खान पान क्या है, ये सारे जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा इस वीडियो में जो हमारी एस्किमो जनजाति थी वो सारे टॉपिक पूरे हुए और अगला जो टॉपिक है बुशमैन जनजाति का है जो उसके बारे में बुशमैन की जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आर्थिक क्रियाएं हैं, आधुनिक संस्कृति समायोजन है, आधुनिक संस्कृति से संपर्क है या वातावरण के साथ किस तरह उन्होंने समायोजन किया है, ये सारे जो टॉपिक है वो इस अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।